हेलो डियर स्टूडेंट्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी में गंभीरता से जुट गए हैं। जैसा कि अग्रवाल आईएएस ने सोशल इश्यूज पर, सामाजिक मुद्दों पर एक लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसका पहला भाग वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने अपलोड किया था 2 दिन पहले, और उसी क्रम में आज पार्ट 2 का ये लेक्चर लेकर आपके समक्ष आए हैं, जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स हैं और उन 3 टॉपिक्स पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। टॉपिक्स यानी विषय वस्तु पर सीधे आने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रीलिम्स परीक्षा में सोशल इश्यूज से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज से जुड़े हुए जितने भी विषय वस्तु है, उसमें उसका दायरा इतना व्यापक है। जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिन्होंने लिया है, वुमेन एंड सोसाइटी उनको पढ़ना है और वुमेन्स एंड वायलेंस भी उनको पढ़ना है। तो आप ये ऐसे जो टॉपिक्स जो मेंस में भी हैं और प्रीलिम्स में भी बड़े उनकी महत्ता है, तो आप इस दृष्टि से पढ़िए कि प्रीलिम्स की तैयारी आपको मेंस में भी सहायता कर सके। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझने का प्रयास करना चाहिए। पहला टॉपिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013। 2013 में ये पहली बार एक कानून के रूप में आया कि कार्यस्थल पर जो महिलाएं यानी कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, अब वो कार्यस्थली का जो प्रकार है उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। वर्क प्लेस किस तरह का है, वो कितने प्रकार का होता है, वर्क प्लेस कार्यस्थली का स्वरूप क्या होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन विधिक रूप में महिलाओं की सुरक्षा हैरेसमेंट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनको एक सुरक्षा प्रदान करने संबंधित जो पहला स्पष्ट अधिनियम हमारे समक्ष दृष्टिगत होता है, वो 2013 में आया। अब समझा जाए कि यह अधिनियम 2013 में आया, लेकिन अभी कुछ माह पूर्व ये चर्चा में था। एक्चुअली ये अधिनियम करता क्या है? ये इस अधिनियम की जो सबसे खास बात है वो है प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। ये स्पिरिट है, ये इस अधिनियम की स्पिरिट है कि कार्यस्थली पर उनको उत्पीड़न या शोषण से उनकी रक्षा करता है। The act defines sexual harassment at the workplace and creates a mechanism for readdressal of complaints। इसका मतलब यह हुआ कि यह अधिनियम सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित करता है और उसके लिए तंत्र निर्मित करने की दिशा में कार्यशील होता है, जिससे उससे होने वाली जो भुगत भोगी है उसकी शिकायत दर्ज की जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो कुल मिलाकर एक सुरक्षा प्रदान करने का एक विधिक प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ माह पूर्व यह चर्चा में क्यों था, जजमेंट एक आया और वो जजमेंट ये था कि महिलाओं का वर्क प्लेस पर, कार्यस्थली पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ऐसे दुर्व्यवहारों की भी रोकथाम की जाए और ऐसी शिकायतों के प्रतितोष और निवारण हेतु उसको अधिनियमित किया जाए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो 2013 में जिस तरीके से इस अधिनियम को लाया गया था, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने इस अधिनियम के दायरे को और व्यापक कर दिया, उसका एक्सपेंशन कर दिया, और यह एक्सपेंशन महिला की सुरक्षा के दायरे को भी, उसमें भी वृद्धि करता है।
तो महिलाओं का कार्यस्थलीय लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की प्रमुख बातें यहां पर देखना आवश्यक है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से एक सुरक्षा प्रदान करता है। और लैंगिक उत्पीड़न एक शब्द यहां पर आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि यह सेक्सुअल हैरेसमेंट से तात्पर्य क्या है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि अगर कार्यस्थली पर कोई उसका बॉस, महिला का कोई सीनियर, कोई सुपरवाइजर, कोई बॉस गिव एंड टेक, फेवरिज्म की बात करता है, तो वहां पर वो एक तरह से उस महिला का उत्पीड़न कर रहा है। तो इस एक्ट ने क्या किया कि लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए शिकायतों के निवारण के लिए एक मैकेनिज्म, एक तंत्र को स्थापित करने का काम किया। दूसरा, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत सुरक्षा हेतु जो पीड़ित महिला है, अब आप देखिए कि यहां आप देख रहे होंगे एग्रीव्ड वुमेन हु विल गेट प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट, पीड़ित महिला जो इस एक्ट के तहत सुरक्षा उसको मिलेगी, इज एक्सट्रीमली वाइड टू कवर ऑल वुमेन irrespective of their age or employment status and whether in the organized or unorganized sectors, public or private, and covers clients, customers and domestic workers as well। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले पीड़ित महिला को इस एक्ट में परिभाषित किया गया था, उसको और वाइडर कर दिया गया। अब इसमें समस्त महिलाओं को इसके दायरे में लाया गया। अब उन महिलाओं की उम्र कुछ भी हो सकती है, उनका रोजगार परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, वह अविवाहित महिला हो सकती है, वो विवाहित महिला हो सकती है, वो बुजुर्ग महिला हो सकती है, वह प्रौढ़ महिला हो सकती है, वह संगठित क्षेत्र में कार्यशील हो सकती है या असंगठित क्षेत्र में। वो हो सकता है कि ईंटे के भट्टे पर कार्य करने वाली श्रमिक महिला हो सकता है कि खेत में श्रमिक के रूप में कार्य करने वाली महिला हो सकता है कि किसी ऑफिस में क्लर्क के रूप में कार्य करने वाली यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाली महिला हो सकता है किसी सरकारी कार्यालय में यानी पब्लिक सेक्टर में कार्य करने वाली महिला हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाली महिला हो, एक कस्टमर के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में, एक ग्राहक के रूप में, यहां तक कि हमारे जो घरों में कार्यशील महिलाएं होती हैं, जो झाड़ू पोछे का काम करती हैं, वो भी चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, उनको भी उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने, जो इस एक्ट को और ज्यादा व्यापक बनाता है, वो उनको इस दायरे में लाने का काम करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है जो इसको और ज्यादा ताकतवर बनाता है। दूसरा कि द एक्ट कवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्विड प्रो क्वो हैरेसमेंट एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट एज फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब आप देखिए, हैरेसमेंट इफ दे ऑकर इन कनेक्शन विद एन एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यह एक वर्ड आया है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है और मेरी दृष्टि से यह शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इस अधिनियम में लैंगिक जो उत्पीड़न है उसके प्रकार के रूप में प्रतिकर उत्पीड़न, क्विड, प्रतिकर उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य परिवेश की अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है। मेरे हिसाब से इस पर एक सवाल बन सकता है, क्विड पर प्रो क्वो हैरेसमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए, एक लैटिन एक फ्रेज है ये, मैं थोड़ा सा इसका विस्तार आपको, इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं ताकि आपको इस शब्द का अर्थ मालूम हो। तो क्विड प्रो क्वो जो है एक लैटिन फ्रेज है, एक्चुअली हिंदी में इसको कहते हैं कि बदले में या प्रतिदान। हम आपके लिए तभी कुछ करेंगे जब बदले में आप मेरे लिए क्या करोगे, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दूसरे वर्ड में कहें कि अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, और सरल कर दे, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब आप देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं, अवधारणा क्लियर हो जाएगी। जैसे
किसी कारखाने में एक सुपरवाइजर है, दैट सुपरवाइजर इज रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल फेवर एज अ कंडीशन फॉर हायरिंग, प्रमोशन, एडवांसमेंट और अपॉर्चुनिटी। यानी वो सुपरवाइजर जो है कार्यरत महिला से सेक्सुअल फेवर चाहता है, यानी वो फेवर करे तब उसके बदले में उसको प्रमोशन या अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मतलब वो हो गया कि क्विड प्रो क्यो हरेसमेंट में गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो मौजूद है, गिव एंड टेक की भावना जो है वो मौजूद है। तो क्विड प्रो क्यो शब्द से घबराना नहीं है, इसका अर्थ मेरे ख्याल मैं समझता हूं अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। और सवाल इस तरह से बन सकता है कि गिव एंड टेक प्रोसेस जो है वो निम्न में से किसमें एक से जुड़ा हुआ है। तो आपको चार ऑप्शंस दे देगा, एक दे देगा क्विड प्रो क्यो। तो आप वहां पर क्लियर हैं कि इसका मतलब होता है गिव एंड टेक, या इसका मतलब होता है फेवरिज्म, प्रतिदान, या बदले में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें इस अधिनियम, इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को जो भी अपॉइंटमेंट करेगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, तो उनको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक होगा। क्यों होगा, आइए इसको भी समझा जाए। आंतरिक परिवार जो ये कमेटी होगी, उसको किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, पहला काम है सम्मन जारी करना, दस्तावेजों को रिप्रेजेंट करना, उसको प्रकटीकरण करना, उसको प्रकट करना, और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु जो सिविल कोर्ट्स के पावर हैं, दीवानी जो शक्तियां हैं, उससे उसको युक्त किया गया है। तो यहां ये चीज आप बहुत ही क्लियरली दिमाग में रखिए कि मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है कि नहीं, इस पर सवाल आ सकता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर पूछ सकता है कि 10, 20, 30, 25, तो उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। और इसके पावर्स का फॉर्म क्या है, तो सिविल कोर्ट यानी कि सिविल न्यायालय के समकक्ष इसको शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये टेक्निकल प्रश्न उसी में से, इंफॉर्मेशन में से बनाए जा सकते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। उसके बाद ईच इंटरनल कमिटी रिक्वायर्स मेंबरशिप फ्रॉम एन एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वो क्या करेगी, वो किसी भी गैर सरकारी संगठन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे मेंबर्स को शामिल करेगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, या जिनको पर्याप्त जानकारी हो, या तमाम एनजीओ होते हैं जो एक एरिया इन पर्टिकुलर जो है उनका काम होता है, उनका फील्ड वर्क होता है, तो उन्हें उस क्षेत्र विशेष में महिलाओं की परिस्थिति के बारे में आनुभविक या फील्ड वर्क के कारण जो है गहन अध्ययन उनका होता है, तो वो उनके उस फील्ड वर्क के अनुभव और जानकारी का लाभ इस प्रकार उस कमेटी को मिल सकता है। तो इसलिए ये संगठन, ऐसे संगठन या एनजीओ जो है वो महिलाओं की इस प्रकार की समस्याओं से परिचित होते हैं। उसके बाद लोकल, ये तो हो गया इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात, आईसीसी, ठीक है। एक वर्ड आया जिसको आपको ध्यान में रखना है और कंफ्यूजन नहीं करना है, लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब यहां पर डिफरेंस समझिए क्या है। ये बनाई जाएगी कहां, एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। 3 सवाल बन गए इसमें कि एलसीसी क्या है, ये इसका फॉर्मेशन का जो टेरिटरी लेवल है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई जा रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है ना। विच विल रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स। अब यहां पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, ये 10 हैविंग लेस देन लेस देन 10 वर्कर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 10 और मोर देन 10, और एलसीसी यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी
लेसर देन यानी 10 से कम। तो ये दोनों कमिटीज के बीच जो संख्या का निर्धारण है, यानी कि वो उनके लिए जो आवश्यक संख्या निर्धारित की गई है, आईसीसी में 10 या 10 से ऊपर, इसमें 10 से कम, तभी वो कंप्लेन दर्ज करेगी। ठीक है। इसके बाद एन एडिशनल लोकल कंप्लेंट कमेटी शैल आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द ब्लॉक लेवल। एडिशनल एलसीसी, ठीक है ना, एलसीसी नहीं, एडिशनल एलसीसी। तो आप देखिए 3 हो गया, आईसीसी, एलसीसी एंड एडिशनल। हालांकि वो काम करेगी उसी के समन्वय के साथ, बट ब्लॉक लेवल पर उसको एक एडिशनल लोकल कंप्लेंट कमेटी के रूप में जाना जाएगा, उसकी पहचान उस रूप में होगी। तो इसमें मिथ्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण या फॉल्स इंफॉर्मेशन या झूठी सूचना देने के लिए दंड का, पनिशमेंट का प्रावधान भी किया गया है। हो सकता है कानून बना है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये भी है कि उसको उस पर चेक लगाने के लिए, उसको हतोत्साहित करने के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। तो ये है आपका इस एक्ट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया, उसकी थोड़ी सी हमने आपसे बातचीत की। इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। मुस्लिम वुमेन, ये देखिए बड़ा चर्चित रहा। ये चर्चित किस सेंस में था कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में आया, वो बहुत चर्चा में था। और वर्ष 2019 में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको कानून का स्वरूप प्रदान किया। और थोड़ा सा अगर इस 2019 के एक्ट को मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाऊं, तो 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो साबानो केस जो हुआ था, उसके पश्चात जो अधिनियमित मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 यानी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 जो बनाया गया था, उसको इस मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ने रिप्लेस किया है, प्रतिस्थापित किया है। ठीक है। अब आइए समझा जाए कि इस इंपॉर्टेंट एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या है। आप जानते हैं कि कानून तभी, कोई भी एक्ट कानून तभी बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट प्राप्त उसे हो जाता है। और इस पर जो एक सवाल बन सकता है कि इसने किस प्रीवियस एक्ट को रिप्लेस किया है, तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और शाहबानो केस बड़ा चर्चित हुआ था, और उसमें 1986 में यह एक्ट आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, उसी को इस एक्ट ने रिप्लेस किया है। दूसरा, यह अधिनियम 3 तलाक व्यवस्था यानी तलाक ए बिद्दत को निरर्थक और गैर कानूनी इसने डिक्लेयर कर दिया कि गैर कानूनी। ठीक है। यहां मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, तलाक ए बिद्दत एक वर्ड ये यूज हुआ है। ठीक है। तो तलाक ए बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक को ही तलाक ए बिद्दत कहते हैं, और इसको एक आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है, और उसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इस ट्रिपल तलाक जैसा अपराध करता है तो उसको 3 वर्ष की जेल होगी। इसके बाद इस अपराध का जो स्वरूप है वो संज्ञेय अपराध है, इसे संज्ञेय अपराध के रूप में डिफाइन किया गया है। संज्ञेय अपराध मतलब यदि विवाहित मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया या उसके रक्त या विवाह से संबंधित, यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, सोशियोलॉजी की भाषा में, से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो उस स्थिति में उसे संज्ञेय अपराध कहा जाएगा। ठीक है। तो ये एक
संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रिपल तलाक का जो कानून है या इससे जुड़े हुए जो अपराध होते हैं संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं, और उसका कारण ये है। दूसरा, संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पर पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत हो गई तो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, वो उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो संज्ञेय अपराध की ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद यदि दोनों, मान लीजिए मेल और वर पक्ष और वधु पक्ष, दोनों पक्ष नहीं चाहते कानूनी कार्रवाई हो, उसको रोकना चाहते हैं और विवाद को सुलझाना चाहते हैं कि आइए बैठकर हम लोग कंसेंट कर लें, विवाद को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, जो इशू है उसको सॉल्व कर लें, तो उस पर अगर उनकी एक सहमति हो जाती है तो यह अधिनियम निकाह हलाला की प्रक्रिया से बिना गुजरे सुलह हेतु अवसर प्रदान करता है। अब हलाला, निकाह हलाला, उसकी अभी अब मैं चर्चा करूंगा। निकाह हलाला इस अधिनियम के आने के पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था, अभी हम उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले इसके पॉइंट्स को समझ लें, उसके बाद जो कंपनसेशन है, जो भत्ता है, वो कैसे मिलेगा। जिस मुस्लिम महिला को, मान लीजिए किसी कोई मुस्लिम महिला है, किसी मुस्लिम महिला ए को तलाक दे दिया गया और वो अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों, उसके बच्चे भी हैं, उसके 2 बच्चे हैं, उसके लिए भी उसको निर्वाह भत्ता चाहिए। यानी कि वो महिला ए और उस महिला ए के 2 बच्चे, यानी उन महिला और दोनों बच्चों के निर्वाह के लिए जो आवश्यक राशि है, उसके लिए निर्वाह भत्ता उसे चाहिए, तो वो उसे प्राप्त करने हेतु अधिकृत होती है। और वो भत्ता कितना होगा, उस महिला और उसके दोनों बच्चों को क्या अमाउंट मिलेगा, इसका निर्धारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कस्टडी की बात होती है कि मान लीजिए वो महिला ए है, जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर यूज कर रहा हूं, तो किसी महिला को जब तलाक दिया गया और उसके जो दोनों बच्चे हैं वो अवयस्क हैं, ठीक है, तो अवयस्क बच्चों को अपनी अपनी कस्टडी में रखने के लिए वो अधिकृत है। और वो जो कस्टडी होगी, उसके कौन कौन से फॉर्म्स होंगे, तरीके होंगे, है ना, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब वो मजिस्ट्रेट तय करेगा। तो निसंदेह इस अधिनियम ने मुस्लिम महिलाओं, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, मेरा अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्डली ये मानना है, सीधे सपाट ये मानना है, बिना किसी तर्क वितर्क के मानना है कि निसंदेह मुस्लिम महिलाओं की परिस्थिति को उच्च करने का काम इस अधिनियम ने किया है। इसके बाद 2017 में मूल विधेयक आया था। अगर आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूं, तो जो ये एक्ट के रूप में 2019 में दृष्टिगत होता है, इसका एक विधेयक 2017 में लाया गया था। उस विधेयक से और इसमें जो परिवर्तन है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, सवाल बन सकता है उस पर। उसमें जो परिवर्तन हुए, मतलब 17 के जो विधेयक था, 17 का जो मूल मसौदा था उसका, वो मूल विधेयक का जो मसौदा था, और जो 19 का जो एक्ट बना, उनमें जो परिवर्तन हुए, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट परिवर्तन की बात मैं यहाँ पर आपके समक्ष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये एक्ट केवल अपराध को संज्ञेय अपराध के रूप में वर्णित करता है। यानी कि किसी मुस्लिम महिला को जिसे तलाक दिया गया है, उसका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, यानी कि जो ब्लड रिलेटिव्स हैं और जो मैरिटल रिलेटिव्स हैं, दोनों से संबंधित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। यानी कि पुलिस कंप्लेन या तो ब्लड रिलेटिव्स करा लें, मायके वाले करा लें, या ससुराल से कोई व्यक्ति या ससुराल का कोई सदस्य पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराता है, तो वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। सेकंड, इस अपराध को जब हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, ये वास्तव में एक कंपाउंडेबल वे में स्वीकार किया जाता है। यानी कि समाधेय, इस अपराध को समाधेय स्वीकार किया जाता है, कंपाउंडेबल होता है, अर्थात संबंधित पक्ष आपस में मामले को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी स्टेप पर जो है, अगर वर पक्ष और वधु पक्ष उस मुद्दे को सॉल्व करना चाहें,
तो यह एक्ट उन्हें पर्याप्त लिबर्टी प्रदान करता है कि वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यह है इस एक्ट की इस एक्ट का एक लिबरल साइड है, एक ओपननेस है ना? एक इंडिविजुअल फ्रीडम है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आप इसके दायरे में आ गए या संज्ञेय अपराध हो गया, उसके बाद सारे दरवाजे बंद हो गए। ये एक समझने वाली बात है। तो ये एक ओपननेस जो है, ये एक स्वागत योग्य पक्ष है इस अधिनियम का। आखिरी बात कि इसमें यह प्रोविजन किया गया कि जो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्टडी क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, या निर्वाह भत्ता जो अमाउंट होगा वो मजिस्ट्रेट तय करता है। तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि मजिस्ट्रेट पत्नी के पक्ष को सुनने के बाद जो है, मान लीजिए अरेस्ट हो गया, इसमें बिना वारंट के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरेस्ट का प्रावधान है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी पत्नी के पक्ष को सुन लेगा और सुनने के बाद उसके पति को जमानत दे सकता है। देखिए, लिबर्टी की मैं जो बात कर रहा था, उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस प्रावधान में भी यहां दृष्टिगत होता है कि पत्नी यानी पीड़ित पत्नी के पक्ष को मजिस्ट्रेट सुनकर, और उसका प्रभाव क्या आ रहा है कि वो पति को जमानत दे सकता है। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा ही बहुत ही ज्यादा वेलकम करने वाला, एक ओपन एंडेड जो है, और एक सख्त महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की परिस्थिति में सुधार लाने वाला ये एक्ट के कुछ प्रावधान है। अब आइए जरा कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, जो आपको यहां पर भी आपके लिए उपयोगी होंगे। इस पर सवाल बनाया भी जा सकता है, और सोशियोलॉजी में जिन लोगों का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेंस में, उनके लिए भी यह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहला एक टर्म है तलाक बिद्दत, यानी तत्काल 3 तलाक। इसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन होता क्या, ये प्रथा होती क्या है? तलाक बिद्दत की प्रथा के अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति एक बार टेलीफोन से, मैसेज से, संदेश से, या तलाकनामा में उल्लेख करने के माध्यम से 3 तलाक, यानी कि 3 बार बोलता है तलाक 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 का उच्चारण करता है या लिखता है, तो इस तलाक को तत्काल प्रभाव से अटल माना जाता है ना? मतलब वो इंप्लीमेंट हो गया। भले ही वो व्यक्ति बाद में, मान लीजिए उसने गुस्से में तलाक 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 कह दिया 3 बार, और बाद में वो पुनः उसको एहसास हुआ कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो सुलह करने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई। तो अब क्या होगा कि अब उसका एक प्रोसेस है। ऐसे दंपति को क्या करना होगा, निकाह हलाला करना होगा। ठीक है? निकाह हलाला का मतलब क्या हुआ कि पत्नी को 3 बार जब उस पति ने तलाक 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 बोल दिया, तो अब उसको किसी से निकाह करना पड़ेगा, और निकाह करने के बाद, यानी जो उसका दूसरा पति होगा, उसको तलाक देना पड़ेगा। फिर अगर पहले पति के पास लौटना चाहती है या पहला पति उसको अपनाना चाहता है, तब वो रीमैरिज कर सकता है, पुनः उससे निकाह कर सकता है। दूसरा टर्म है तलाक उल सुन्नत। तलाक उल सुन्नत क्या है, इसको समझा जाए कि जब पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद पत्नी को 3 माह की इद्दत अवधि, एक इद्दत पीरियड होता है, उसका पालन करना होता है, और इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौता और सुलह कर सकता है। इस 3 माह की अवधि जो होती है, द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, इसके दौरान दंपति के मध्य किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल रिलेशन अगर स्टैब्लिश होगा, तो यह तलाक इनवैलिड, अमान्य घोषित हो जाएगा। ठीक है? तो 3 महीने यानी 90 दिन तक उनको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, किसी भी तरीके की फिजिकल रिलेशंस उनको डेवलप नहीं होने देना। अगर हो गया तो वो फिर कंडेम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब हालांकि इद्दत की जो अवधि है वो समाप्त हो जाने के बाद पति द्वारा तलाक को अस्वीकृत न करने की स्थिति में तलाक अटल और अंतिम रहता है, ये भी एक बात है। तो इसे मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन के आदर्श के रूप में देखा जाता है, दृष्टिगत ये होता है। ठीक है? इसके बाद तीसरा टर्म है निकाह हलाला। निकाह हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत
किसी महिला का तलाक हो गया, किसी महिला को पति ने कह दिया 3 बार तलाक, जो मैंने आपको बताया है कि संदेश के द्वारा, बाय रिटर्न, टेलीफोन पर या मैसेज से उसने 3 बार उच्चारण करके कह दिया, डिवोर्स तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया। तो अब वो जो मुस्लिम महिला है जिसको 3 तलाक दिया गया है, तो तलाक की प्रक्रिया से गुजरने वाली वो मुस्लिम महिला को अपने अन्य पुरुष से निकाह करना होता है, किसी भी पुरुष से निकाह करना होता है। और निकाह पूर्ण होने के पश्चात, यानी कि जो सेकंड मैरिज करती है वो महिला, उसके बाद उसको अपने सेकंड हस्बैंड को, यानी कि जो उसने निकाह किया है दोबारा, उस पति को तलाक देना होता है। और जब वो अपने पति को, दूसरे पति को डिवोर्स कर देती है, तलाक दे देती है, तब वो अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि तीनों टर्म, तलाक ए बिद्दत, तलाक उल सुन्नत और निकाह हलाला, तो जो 2019 का जो अधिनियम है, उसने सबसे अधिक जो संशोधन किया है और जिस प्रथा को उसने परिमार्जित करने की कोशिश की है, वो है निकाह हलाला। ठीक है ना? क्योंकि एक पेनफुल प्रोसेस वो होता है, और पेनफुल प्रोसेस इस सेंस से होता है कि वहां बहुत चॉइस नहीं होती है। वो उस प्रोसेस में उस मुस्लिम महिला के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं बची होती है। तो एक, अगर आप मानवीय दृष्टि से भी देखें, तो इस अधिनियम की इस ओपननेस ने कहीं ना कहीं स्टेटस ऑफ मुस्लिम वुमेन को जो है वो बेहतर करने का काम किया है। अब आइए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स क्या है, इसको समझा जाए और इसका अर्थ क्या होता है। एक्चुअली इस पर मेरी दृष्टि से जो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कम से कम पीसीएस में पूछा जा सकता है कि जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स ये रिलीज करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर सवाल बनता है, पीसीएस में अक्सर इस तरह के सवाल बनते हैं। या मैच द फॉलोइंग, अगर आप देखिए आईएएस में मैच द फॉलोइंग में वाला जो प्रश्न आता है, उसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस दे देंगे और वो इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स दे दी जाएगी, आपको मैच करना रहेगा। तो उस दृष्टि से तो इट वाज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है? तो जेंडर सोशल नॉर्म समझिए जरा, जेंडर शब्द पर मैं यहां बलाघात कर रहा हूं, एम्फेसिस कर रहा हूं। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जेंडर मतलब क्या होता है, मेन और वुमेन के बीच का जो सोशल डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज नोन एज जेंडर। सोशल नॉर्म्स इंडेक्स एक्चुअली बहुत सारे नामांकन में ही उसका पूरा अर्थ निहित होता है। तो जब ये सोशल नॉर्म इंडेक्स है, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स है, तो करता क्या है, इट मेजर्स हाउ सोशल बिलीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्स्ट्रक्ट जेंडर इक्वलिटी इन एरियाज लाइक पॉलिटिक्स, वर्क एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, पहली चीज तो ये कि ये जो लिया गया, ये इंडेक्स बनाया गया, ये 75 कंट्रीज से डाटा लिया गया, 75 देशों से, 75 कंट्रीज से ये डाटा लिया गया। ठीक है? और 75 देशों से डाटा लिया गया, तो अब अगर हम परसेंटेज देखा जाए कि जनसंख्या का कितना कितना बड़ा भाग इसमें कवर हुआ, तो करीब करीब 80% ऑफ दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इस 75 देशों से लिए गए डाटा में शामिल है। ठीक है? अब जेंडर इनइक्वलिटी की बात हम करते हैं, तो जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स ये बताता है कि जो प्रोग्रेस है, इट फाइंड प्रोग्रेस इन क्लोजिंग जेंडर इनइक्वलिटीज इन एरिया सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ।
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना होगा। जेंडर इनइक्वलिटीज इन एरियाज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ में अगर आप भारत में ही, मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस कंसोलिडेटेड इंडेक्स की बात को एक मिनट के लिए किनारे रख दूं, अगर मैं इससे इतर बात करूं, भारतीय संदर्भ में मैं बात करूं, तो वहां पर भी ये दृष्टिगत होता है कि एजुकेशन और हेल्थ में जेंडर इनइक्वलिटी सबसे अधिक है। आज भी हायर एजुकेशन में मैथ्स और फिजिक्स का जो ग्रुप होता है उसमें आज भी लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या कम होती है। हालांकि पिछले 2 दशकों में उसमें वृद्धि हुई है, निसंदेह उसमें सुधार हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी है। क्योंकि फिजिक्स और मैथ या इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं, पहले जो है मेल सब्जेक्ट माने जाते थे, यानी कि वो पुरुष ही पढ़ सकते थे। लेकिन एलपीजी के आने के बाद आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की बयार ने उस तरह के वैचारिकी को भी बदला है, और स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हुए हैं उसमें महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन में ऑप्शंस भी खुले, लेकिन उसके बाद भी जेंडर इनइक्वलिटी दृष्टिगत होती है। ठीक है, अब यह इंडेक्स क्या करता है, इसको ध्यान दीजिए आप। बट इट फाउंड्स एन इनॉर्मस गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन। किस चीज में? इन द पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट एरेनास। ठीक है, अब ये इंडेक्स ये बताता है कि प्रोग्रेस तो है, जेंडर इक्वलिटी कम हुई है एजुकेशन हेल्थ में, लेकिन उसके बाद भी विद्यमान है। बट एजुकेशन और हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर हम किनारे कर दें, या उसके अलावा हम बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा दूसरे सेगमेंट्स में अगर हम बात करें, तो यह इंडेक्स इंगित करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में और कॉर्पोरेट क्षेत्र में तो जबरदस्त लैगिंग है स्त्री और पुरुषों के बीच। ठीक है, तो ये इंडेक्स कहीं ना कहीं उस लैगिंग को, उस गैप को चिन्हित करने का काम करता है। हालांकि मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा कि अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग तरह के मेंस और वुमेन्स के बीच के जो गैप्स हैं, जो उनके सोशल स्टेटस को लेकर, उनके सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हेल्थ, पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट जो एरियाज हैं, उनमें उनकी जो स्टेटस है उसको लेकर अलग अलग काफी उसमें वेरिएशन दिखाई देता है। बट जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में अगर इस इंडेक्स को अगर हम ध्यानपूर्वक लागू करने का प्रयास करें तो यह चीज दृष्टिगत होती है। जैसे मैं यहाँ पर इस इंडेक्स को की सार्थकता को पर अगर मैं बात करूं, तो जो पॉलिटिकल गैप की बात करता है ये इंडेक्स, तो भारत में 33% महिलाओं को उच्च सदन, यानी कि सांसद, विधायक से लेकर और पंचायती राज तक अगर आप देखिए तो प्रॉपरली विधेयक, प्रॉपरली कानून आज भी नहीं बन पाया है। अगर ऐसा हो जाए और 33% महिलाएं लोकसभा या विधानसभाओं में दिखाई देने लगे, तो करीब करीब 200 महिलाएं सांसद के रूप में लोकसभा में और उसी 1/3 के अनुपात में राज्यसभा में हमें दिखाई देंगी। तो 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि वो बिल आज भी कानून का स्वरूप नहीं ले पाया है। तो इस जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स से कहीं ना कहीं जो ये कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल एरेना के बीच के मैन और वुमेन के एनॉर्मस गैप की बात करता है, उसका एक पॉलिटिकल उदाहरण तो मैंने आपको ये दे दिया। दूसरा है कॉर्पोरेट एरेनाज में, अगर आप बड़े कॉर्पोरेट, अगर आप टॉप के 20 कॉर्पोरेट्स को उठाइए और उनकी लिस्टिंग करिए, तो उसमें आप ये पाएंगे कि टॉप 20 कॉर्पोरेट घरानों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ के पद पर काम करने वाले महिलाओं की संख्या बमुश्किल 1 या 2 है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर्स में तो उनकी संख्या में आपको थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देगी, बट वो नेतृत्व लेवल पर, वो इंडिपेंडेंट लीडरशिप लेवल पर, कॉर्पोरेट लीडरशिप लेवल पर वो बहुत ही ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं इस इंडेक्स ने जो डाटा रिलीज किया है, वर्ल्ड वाइड जो दशा और दिशा है उसको तो उद्धृत करता ही करता है, लेकिन इस इंडेक्स से कहीं ना कहीं भारत में जो पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट एरिया की जो स्थितियां हैं और जो मेन और वुमेन के बीच का जो के बीच की जो विलंबना है, जो राजनीतिक और कॉर्पोरेट विलंबना है परिस्थितियों में, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। तो आज के इस पार्ट 2 में हमने 3 महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है। मैंने प्रयास किया है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और जो भी जुडिशियल जजमेंट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, उनकी प्रमुख बातों, महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराया जाए। मैं इस लेक्चर सीरीज के पार्ट 3 में फिर कुछ इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज को लेकर आपके समक्ष आऊंगा। तब तक परीक्षा की तैयारी में पूरी गंभीरता के साथ आप परिश्रम करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो आप अग्रवाल आईएएस के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और तैयारी करने वाले अपने अन्य मित्रों के साथ